होते तो वो इजलास करते, और डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। गवर्नर कौन होता है? ये हाउस है, हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद की है। जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं जरूरत होगी इनको। एक अता तारड़ के असेंबली में ना बैठने की वजह से ये सारा जो आईनी काम था इसको उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना के गैर आईनी कदम उठवा के रात के अंधेरों में ऑर्डिनेंसेस का, नाजायज ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेकर आज वो बैठे हैं थर्ड जगह पे। चाहे आप वो रीगल चौक में कर लें, रायवेंट कर लें, जहां कर लें उनकी मर्जी, बट बजट इजलास का जो सही फोरम था दैट वाज पंजाब असेंबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब। नाज़रीन, पंजाब की बात करेंगे हम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तकरीबन 3 माह से बहरानी कैफियत से दो चार है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान शदीद महाजराई देखने में नजर आ रही है। बजट इजलास के मामले पर नया आईनी बहरान पैदा हुआ। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक के बायस गवर्नर पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत पंजाब असेंबली की आज़ाद हैसियत को ख़त्म किया गया। जारी असेंबली इजलास मनसूख किया गया, स्पीकर के इख्तियारात महदूद कर दिए गए और वजारत कानून के तहत नया इजलास बुलाया गया। इसके बावजूद भी आज पंजाब असेंबली के 2 इजलास हुए। स्पीकर परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत अपोजिशन का असेंबली हॉल में इजलास हुआ जिसमें गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार देकर मनसूख कर दिया गया और सूबाई वजीर अता तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक मंजूर की गई। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब की जानिब से इजलास बुलाया गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की सदारत में ऐवान इकबाल लाहौर में ये इजलास हुआ जहां गवर्नमेंट ने 3226 अरब रुपए का सूबाई बजट पेश किया। 48 घंटों के डेडलॉक के बाद पंजाब का बजट तो पेश हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इजलास की कानूनी हैसियत क्या होगी और ये नया आईनी बहरान क्या रुख इख्तियार करेगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी चूँकि कल आपने आंखों देखा हाल बताया उस्मान बुज़दार का। ये क्या मामला देखने में नज़र आ रहे हैं? एक बजट और दो इजलास हुए, ये नया आईनी बहरान जो इस वक्त हम पंजाब असम्बली में देख रहे हैं, पंजाब की सिचुएशन, ये किस तरफ मामला जा रहे हैं? कोई आपको नहीं लगता मामला फाहम तफहीम से हल होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि कल तो थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हो सकता है मामलात हल हो जाएं। अब ये नया जो इजलास, 2 इजलास बुला लिए गए, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? क्या आप इस पे आपकी रिपोर्टिंग है? देखें जी, ये जो है 2 बड़ों की जंग है जिसमें 2 बड़े, एक शरीफ ख़ानदान है और चौधरी बरादरान की जो ख़ानदान है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नीचा नहीं कर सकते दिखाने के लिए। और दोनों में जो ये है कि डेडलॉक बरकरार रहेगा क्योंकि चौधरी साहब नहीं बात मान रहे, इधर से ये भी बात नहीं मान रहे थे और सूरत हाल उधर डेडलॉक का शिकार थी। वो चाह रहे थे कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी आएँ और उन पर जो मुकदमात थे जो बनाए गए थे 6 जून को जो लॉन्ग मार्च था उस दौरान जब घरों पर छापे मारे गए, वो सब पर आके माफ़ी मांगे, फ्लोर पर ऐवान में आए और फ्लोर पर आके माफ़ी मांगे। लेकिन उधर से गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उनको पेश करे कि उस तरह माफ़ी मांगे। साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने भी कहा था कि हम नहीं माफ़ी मांगने आएंगे, हमने अदालत के कहने पर किया। तो ये डेडलॉक 2 दिन जारी रहा इसके सूरत हाल पर। फिर उन्होंने कानूनी मशावरत की गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने ये देखा, फिर आपस में तल्ख जो जुमलों का हो रहा था, तबादला हो रहा था, उसमें पता चल रहा था कि इनके पास ऑप्शंस वगैरह हैं गवर्नमेंट के पास। तो जाहिर है इनके साथ सारी ब्यूरोक्रेसी है, सारी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो सीएम के साथ चल रही है। जाहिर है इसी तरह पहले इनका हलफ उठाने पर भी, सीएम का हलफ उठाने पर भी मसला था क्योंकि वो नहीं मान रहे थे, स्पीकर साहब नहीं कर रहे थे, तो फिर उसको भी अदालत के ज़रिए चलाया। इस दफ़ा ये अदालत के पास नहीं गए, इन्होंने कहा कि सीएम खुद दिखाया कि बेबस है। पहले 2 दिन दिखाते रहे कि जी सीएम बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहा। तो फिर सीएम ने इसका कानून का सहारा लिया, उसमें ऑर्डिनेंस लेके आए, उसमें तरमीम की है और सब ख़त्म कर दिए कि असम्बली का सारा रोल ही ख़त्म कर दिया कि असम्बली कुछ नहीं कर सकती। और आज फिर ये देखा कि जहाँ जो सूबे की जो सारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, सारी जो मशीनरी थी, वो इनके साथ सीएम के साथ काम कर रही थी। सिर्फ पंजाब असम्बली की जो सारा स्टाफ था वो स्पीकर के साथ काम कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि 2 हुकूमतें चल रही हैं पंजाब में, जैसे अलहदा-अलहदा हो गए थे।
उधर नून लीग का इजलास हुआ, उन्होंने बाकायदा इजलास करके बजट पेश किया। ज़ाहिर है बजट पेश करना है उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उसके अगर गवर्नमेंट नहीं बजट पेश कर सकती या बजट नहीं मंजूर होता तो अखलाकी तौर पर गवर्नमेंट को फिर यानी कि बड़ी शर्मिंदगी का बायस होता है। यानी गवर्नमेंट के लिए एक इसी तरह होता है कि अदम एतमाद होता है कि जी गवर्नमेंट के जो बिल पेश किया है उस पर वो नहीं कर सके। अखलाकी तौर पर तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन ये वैसे जो सूरत हाल थी तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा मसला था। गवर्नमेंट ने 2 दिन कोशिश की, एडवाइजरी बिजनेस कमेटी जो है रूल्स के लिए तय करने के लिए, उनका इजलास हुआ, 2 आपस में कोई तय नहीं पाया। फिर इस पर वो अड़ गए हैं। अड़ने के बाद यही हुआ है कि अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने अपना दूसरा इजलास बुला लिया है। इधर ये इजलास चल रहा है, 40वां इजलास चल रहा है हाउस का, उधर उन्होंने इसको मनसूख करके गवर्नर, क्योंकि गवर्नर सूबे के सरबराह होंगे, तो वो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस कैंसिल करके और जो था इजलास कैंसिल करके जो सारा सिस्टम चेंज करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो जारी किया और उसके ज़रिए वो उधर करने के बाद और इजलास ऐवान इकबाल में उसके पहलू पर ही पंजाब असम्बली की बिल्डिंग है, उधर इजलास तलब कर लिया। और अब इजलास को ज़ाहिर है इसमें इजलास में बहस भी होगी, लेकिन उसमें अपोजिशन शामिल नहीं होगी। अजीब तरीक़ाकार होगा, 2 चलते रहेंगे पैरेलल, या तो फिर ये सिस्टम है इसको कौन सा आईनी माने कौन सा नहीं, ये इसके बारे में किसी को अदालत में जाके केस को इसका तशरीह करवानी चाहिए कि कौन इस टाइम आईनी तौर पर है। लेकिन बहरहाल सूबा चलाना है, सूबे को चलाने के लिए ये इंतजामात गवर्नमेंट को करने पड़ रहे थे। अगर गवर्नमेंट नहीं करते गवर्नमेंट के लिए बड़ी शर्मिंदगी का सबब था। तो उसके लिए ये अब इन्होंने इस तरह किया है, तो अब इसको इजलास में बजट को पास करवाना, वोटिंग भी करवाना ज़रूरी है। सही। ऐसा फिर ये आपको लगता है कि ये शर्मिंदगी से बचने के लिए एक नई जगह पर इजलास बुलाया गया और स्पीकर परवेज़ इलाही ने कहा कि गैर आइनी ये इजलास है जो बुलाया गया, जबकि हुकूमती तर्जुमान ये कहते हैं कि गवर्नर पंजाब जब चाहे जहाँ चाहे इजलास को बुला सकते हैं। पहले तो सियासी बहरान था यार साहब, अब ये जो आइनी बहरान है आपके ख्याल में इसका हल क्या है? बजट तो पेश हो गया, पास भी हो जाएगा, उसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो असम्बली में पेश हो या ऐवान इकबाल में हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं इस सारे एपिसोड में। मुझे लगता है कि कोई थोड़ा हेस्ट का मुजाहरा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और स्पेशली शायद वज़ीर आला को ये महसूस हुआ होगा कि ये बहुत जुल्म हो रहा है हमारे साथ, 2 दिन से हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और कोई उसका हल नहीं निकल रहा। बेहतरीन तो यही होता कि ये मामलात अफ़वाम व तफ़हीम से हल होते और पंजाब असम्बली में ही बजट पेश किया जाता, ये नौबत ना आती जो हुई है। अब इसमें आइनी मसाइल तो हैं, बहुत से हैं, क्योंकि कट मोशंस होती हैं। हमने नहीं देखा, खैर अब तो नेशनल असम्बली का बजट भी इसी तरह हुआ ना, उसमें अपोजिशन तो सिरे से है ही नहीं। वो राजा रियाज जैसा दबंग अपोजिशन लीडर हो तो वहाँ अपोजिशन तो नहीं हुआ करती, वो भी अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ें उससे भी आगे चली गई हैं। अब जो बात हुई कि जी ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुआ क्या, कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्होंने इजलास जो 40वां जो बकौल परवेज़ इलाही साहब के तो जारी है, उन्होंने वो प्रोरोग करके 41वां इजलास बुला लिया। अच्छा, यहाँ तक भी बात ठीक है, समझ में आती है कि चलें जी असम्बली का इजलास ही ख़त्म हो गया। अब गड़बड़ कहाँ से हुई, जो जब आइनी नुक्ता जब यहाँ उठाया जाएगा ना, तो वो उसके लिए अदालत के लिए भी ये सवाल बनेगा कि इजलास बुला लिया आपने, असेंबली इन सेशन हो गई, जहाँ भी आपने इजलास बुलाया, आपने ऑर्डिनेंस उसके बाद जारी किया गवर्नर साहब ने, जिसमें वजारत कानून के मातहत किया। अब आइन हमारा अगर कोई उसको मानता है तो आइन ये कहता है कि जब असेंबली इन सेशन हो तो कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। यहाँ तो ये गैर आइनी हो गया। जो परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे थे ना, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अब इतने ज़्यादा अदवार हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, मुनसिलाई तक को बीच में डाला गया कि शायद को मसला हल हो जाए, और कल शाम को ऐसी खबरें आना शुरू हो गई थी कि मामला तय पा गए हैं और अब ये बजट तकरीर शुरू हो जाएगी और बजट पेश कर दिया जाएगा। एक और आईनी मसला इसमें पैदा होगा, डिप्टी स्पीकर को उनकी अपनी पार्टी ये तहरीरी तौर पे आगाह कर चुकी है कि आपने उस इजलास में शरीक नहीं होना, क्योंकि आप पीटीआई के मेंबर हैं। सही। अब ठीक है, वो अपनी पार्टी बदल लें या जो भी मामलात हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह मौजूद है कि वो पीटीआई के आज भी मेंबर हैं। तो एक पीटीआई का मेंबर होके उसने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से फिर एक और गड़बड़ हो जाएगी।
मुमकिन है कुछ अगले 2-4 रोज में पंजाब असम्बली पे गवर्नमेंट का कब्जा हो जाए और वो अपने रूल्स एंड बिजनेस चला रहे हों, ये भी मुमकिन है। और ज़्यादा चांसेस मुझे इसी के लग रहे हैं, क्योंकि जब अनाएं टकराती हैं और इस लेवल तक जाती हैं तो फिर आपने ये भी तो कमजोरी आपने अपनी दिखाई ना। एक तरफ आप अपनी कमजोरी से आप ये शो करना चाह रहे थे कि नहीं वी आर द गवर्नमेंट और हमने ये हर हाल में करना है, तो जब आपने वो प्रेमिसेस छोड़ दी तो ये आपकी कमजोरी आ गई। याद होगा आपको ये वज़ीर आला का एक इंतखाब भी हुआ था यहाँ लाहौर के किसी होटल में, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उसके बाद फिर इंतखाब तो कराना पड़ा ना। तो ये बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं इस इजलास के बाद, और यकीनन वो इजलास ठीक कह रहे हैं। ऑपोजिशन लचक क्यों नहीं दिखा रही? बहुत से मामलात होते हैं, अगर मुल्क का सोचा जाए तो उन्हें थोड़ी सी तो लचक दिखानी चाहिए, अपनी बात मनवा लें, लेकिन जो एक रूल्स है उनके तहत जो काम हो रहे हैं, जैसे असेंबली चलनी है, सेशन चलना है, वो तो होने दें। फिर इस प्रोफेशन में कितना अरसा हो गया आपको दुआ? सर आपसे तो बहुत ही कम। नहीं वैसे भी अब आपने कुछ इलेक्शंस भी इस दौरान देखे होंगे, वैसे भी बिल्कुल जब आप ज़ाहिर तालीम हासिल कर रही थी उस वक्त भी कुछ इलेक्शंस देखे होंगे। आज तक आपको कहीं नजर आया किसी ऑपोजिशन ने मुल्क के बारे में सोचा हो? ऑपोजिशन सिर्फ सोच रही होती है कि हमने अपने नंबर कैसे बनाने हैं कि ताकि हमारे रिजल्ट्स इलेक्शंस में अच्छे आ सकें। वो अपने वोटर को सिर्फ जहन में रख के ऑपोजिशन काम कर रही होती है, गवर्नमेंट अपने वोटर्स को जहन में रख के काम कर रही होती है। यहाँ मुल्क पता नहीं आपने किसका नाम मुल्क रखा हुआ है कि जिसका इन्हें ख्याल है, वो किसी को नहीं आता। वो चाहे आज की हुकूमत है या कल की हुकूमत की, ये सब एक चीज पे मुत्तफिक हैं, एक पेज पे हैं, और वो है कि अपना मफाद हमने देखना है, अपनी कुर्सी बचानी, हमें कुर्सी चाहिए हर हाल में हमें, और मुल्क का वो मफाद इनके ज़हन में नहीं होता। जी हाफिज ताहिर साहब, जब से ये नई हुकूमत बनी, अदालत से ही फैसले आए और इनको मानने पड़े, जैसे अयाज साहब ने वज़ीर आला के इंतखाब पर भी बात की कि ऑल्दो वो एक होटल में हुआ, लेकिन उसके बाद फिर एक आइनी तौर पर भी, आइनी तरीके के तहत भी करना पड़ा। अब ये जो पंजाब में नया बहरान पैदा हो गया है, सियासी बहरान तो था ही, आइनी बहरान, आपको लगता है ये हल कर पाएंगी मौजूदा हुकूमत? जाहिर है उसी ने ही कोशिश करनी है, ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी हुकूमत ने ही दूर करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुझे कुरान करीम की एक आयत है जिसमें सवालिया सवाल है कि तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है, तुम में कोई समझ वाला नहीं है। आप देखिए तमाशा हम बने हुए हैं पिछले 2-3 महीने से, जो कुछ हो रहा है ये एक तमाशा बन गया है। एक तरफ पंजाब असम्बली में इजलास है, दूसरी तरफ ईवान इकबाल में इजलास है, एक तरफ कोर्टों में खड़े हैं, दूसरी तरफ ये क्या कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इतना काट आ गया है कि कोई पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत नहीं है या ऐसे लोग नहीं है जो कहें खुदा का वास्ता एक टेबल पे बैठो। आपका क्या डॉलर कहाँ पे चला गया है? 208 के या 206 पे डॉलर चला गया है। आपके वज़रा जो वफाकी हैं वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि IMF के बगैर हम कहीं जा नहीं सकते। IMF आपके साथ जो सलूक कर, ऐसे हालात में आप छोड़िए ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है या हमजा की हुकूमत है या किसी और की, ये सारी जो सियासी क़यादत है, हाँ वो PTI हो, काफ हो, नून हो, या हो, जो भी हो, इनको इस कौम और मुल्क और लोगों का कोई कहीं ख्याल है कि नहीं है? इस मुल्क का कहीं कोई ख्याल है कि नहीं है? मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी खानदान ने अपना एहतराम हमेशा रखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं शिजात साहब जो हैं वो पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत है जिनका सब एहतराम करते हैं, वही आगे बढ़ के उनके पास जरदारी साहब भी जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जाते हैं, वही कोई आगे बढ़ के, और इमरान खान साहब भी उनकी तारीफ करते थे। अब का मुझे पता नहीं है क्या तो उनके बारे में क्या सोच हो। तो क्या पाकिस्तान में कोई नहीं है जो इस हालात में, जहां गरीब जो है वो एक वक्त रोटी पे आ गया, 2 वक्त उसने छोड़ दी है। खाली मैंने कल भी कहा था कि खाली कोई हुकूमत, कोई जमात, आप खान साहब कोई दोबारा ले आए वो भी नहीं कर सकते हैं। सबको मिल बैठ के कुछ सोचना होगा, फिक्र करनी होगी। आप देखिए ये अभी कौम जो है इस चीज को नहीं पता चल रहा, लेकिन आपके दिफाई बजट के ऊपर जो कट लगा है, हिंदुस्तान का आपसे 7 गुना ज्यादा दिफाई बजट है।
छोटे छोटे जो इस्लामी मुमालिक हैं उनका आपसे दिफाई बजट ज्यादा है। इस तरफ आप जा रहे हैं, ये मुल्क की अंदरूनी इस्तेहकाम भी नहीं, दिफाई बजट भी आपने कम कर दिया। अब वो बेचारी हमारी फौज बता रही है जनाब हमने तो पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करेंगे, हम ये भी कम, इनको आपको मजबूत बनाना है। वो बेचारे खुद कह रहे हैं कि यार तुम हमसे ले लो, किस तरह मुल्क चले। तो किधर हम जा रहे हैं? मेरी एक आज मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ इस सारी सोच। जी हाफिज साहब, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं दोबारा, आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। एक बात हाफिज साहब जो कर रहे थे जी, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि आपका बजट IMF ने मुस्तरद किया है। मतलब ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि वो कहते हैं जी ये बजट वो है ही नहीं जिस पे आपको पैसे मिलेंगे, लिहाजा वो भी तैयार रहे। जी फैसल साहब, आप किस तरह से इस आईनी बहरान को देख रहे हैं? आपको लगता है कि इस मामले को हल कर लिया जाएगा? नहीं, क्या हल अब होगा? क्या जो होना था, जो मजाक बनना था वो तो बन ही रहा है ना, और बन भी चुका है। लेकिन इस वक्त पंजाब हुकूमत की जो बेबसी और लाचारगी है ना, वो अब काबिल तरस हालत में दाखिल हो गई है। अब इस पर तरस आ रहा है इस हुकूमत के ऊपर। शायद ही कोई पार्लिमानी तारीख की ऐसी मिसाल होगी कि कोई वजीर आला जो है वो अपना बजट जो है वो असम्बली में पेश करने से जो है वो कासिर रहा। तो जो वजीर आला अब असम्बली में नहीं जा सकता तो वो हुकूमत क्या चलाएगा? इससे अच्छे तो हमारे वो याद साहब के बोजदार साहब ही थे। क्या बात है यार, मेरा सही बड़ा अच्छा आदमी था। और वो आज आपको पता ना, सादिया सोहेल ने पेशगोई कर दी है, जिन्होंने कल हाथ देखा था। उन्होंने कहा कि बड़ा अरूज है, ये नहीं कह सकती कब आएगा, लेकिन वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। ये तो उन्होंने नहीं, वो हाथ तो उन्होंने गलत देख लिया था ना, हाथ तो किसी और का देखना, हाथ गलत देखा ना, तो फराग होगी का देखना था। आप बहुत मुतासिर लगते हैं उनसे, लगता है फैसल साहब, आप हर बात में उनको ले आते हैं दरमियान में। अब वो फैसल ने पहले बताया ही नहीं, वरना 2-4 महीने में, वरना रिक्वेस्ट करते हैं लिहाज साहब से कि इनकी मुलाकात ही करा दें फराग गोगी से। नहीं, सिंध में तो बहुत फराग होगी है। पंजाब में तो एक ही फराग होगी थी, सिंध में बहुत फराग होगी है। जहाँ तो हर डिपार्टमेंट में फराग होगी, यहाँ तो गोगिया और गोगे सब ऐसी बैठे हुए बहुत हैं। यहाँ हमें जरूरत, हम बहुत खुद कफील हैं इन गोगियों में और गोगों में। चलें, तो कंप्लीट कीजिएगा। वो भी 2-4 महीने बाद जो है वो अपना लाहौर पुलिस का जो है ना, पुलिस चीफ तब्दील कर देते थे, IG तब्दील कर देते थे। ये बेचारे वज़ीर आला ये क्या करेंगे यार? देखिए, एक तो वफाक की हुकूमत भी नहीं चल रही और पंजाब की हुकूमत भी नहीं चल रही। 60% है पाकिस्तान की आबादी का पंजाब, वहाँ 2 महीने से किसी हुकूमत का वजूद नहीं है। ये पूरा पंजाब जो है बगैर हुकूमत के जो है वो चल रहा है। ये कैसे चलाएंगे, मुद्दत पूरी करेंगे? और फिर अभी तो चले आईनी बहरान और कानूनी बहरान है। अब जो डे टू डे बुनियादों पे जो मसाइल पैदा होंगे उसको ये किस तरह जो है वो हल करेंगे? अब जैसे इस बजट को उन्होंने पेश कर दिया, वो याद साहब कह रहे हैं कि इस पर एक आईनी इशू जो है वो पैदा हो गया। तो इस वक्त तो पाकिस्तान को, और चाहे वो सूबे हो या वफाक हो, अदालतें चला रही हैं। तो इन अदालतों के हवाले मुल्क का इंतजाम कर दें। हुकूमतों की ज़रूरत क्या है? जब सारे फैसले जो हैं वो अदालतों नहीं करने, तो फिर तो अदालतों को, मतलब जो ट्राइका थी होती थी किसी ज़माने में, अब तो अदालत भी एक फरीक बन चुकी है। इस सिस्टम को चलाने वाला जो है एक अहम पुरजा हो गई है। जितने अहम तरीन फैसला साजी जो है वो अदालतों के हुक्म पर जो है हो रही है। तो पूरा सिस्टम ही जो है फिर वो अदालतों के पास करते हैं। जब हमने हर काम को जो है वो अदालत में लेके जाना है, फिर अदालत के फैसले पे जो है वो करना है। लेकिन इन सियासतदानों की जो वो सफाकी जो है वो भी अपनी इंतहा पर है कि कोई भी आदमी जो है वो इस कौम पर, इस मुल्क पर, इस सियासत पर वो रहम खाने पर, तरस खाने पर वो तैयार नहीं। वयाज साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हर आदमी का जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है सियासतदान का, कि उसके वो जो पॉलिटिकल एजेंडे को जो है वो किस तरह महफूज बनाना है, उसको कैसे तकवीत देनी है और मुस्तकबिल में इस एजेंडे को कैसे जो है नतीजा खेज बनाना है। इसी एजेंडे के ऊपर जो है वो सारी सियासी जमातें काम कर रही हैं। जो कीमा बन रहा है ना वो इस कौम का बन रहा है, बल्कि अब तो कीमा भी जो है वो बन ही चुका है। आज देख लें डॉलर को क्या हुआ, कहां से कहां पहुंच गया। ना इनके काबू में डॉलर आ रहा है, ना इनके काबू में जो है वो पेट्रोल आ रहा है। कोई एक चीज तो आखिर में तब इनके पास ये बचा है कि चाय कम पियो। तो इनका जो पाकिस्तान बचाने को जो हुकूमत का अब तक का जो फार्मूला आया है वो अभी तक यही आया है कि चाय कम पिए तो पाकिस्तान जो चलेगा, अदरवाइज
अदरवाइज नहीं चले। तो अब बस चले नसीब को रोए बैठ के अपने, चले उन्हें जमहूरियत को उन्हें ये सलाम दे करें। देते हैं। इन सियासतदानों को आपने जमहूरियत के चैंपियन बनाया था। ठीक हो गया फैसल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रेक ले लेते हैं हम जी, ब्रेक से वापस आएंगे। बैरूनी साजिश के बयानिए पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। हम सवाल ये रखेंगे कि तहकीकात होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो वो कितनी ज़रूरी हैं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। ये वो वजीर आजम ने उस वक्त कहा और उस काबीना ने कहा जो 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लेकर आई और जिसकी जिम्मेदारी बनती है कौमी सलामती का दिफा करना, बल्कि अव्वलीन जिम्मेदारी तो बनती है मुंतखब जो लीडरशिप है कौम की, जिसको अवाम ने वोट देकर भेजा। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस के क्या कहते हैं? वो कहते हैं, खत लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो सिर्फ मुतालबा ये कर रहे हैं कि कौम का ये हक बनता है कि हकीकत तक पहुंचा जाए। उसी आला तरीन अदालत से ये दरख्वास्त की जा रही है और आज ये फैसला हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपने एज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से चीफ जस्टिस को दोबारा ख़त लिखेंगे। अगर बार बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब भी। अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में मीडिया टॉक की है। बैरूनी साजिश के मामले पर DGISPR को सियासी मामलात की तशरीह ना करने का उन्होंने मशवरा दिया और बताया कि मामले की तहकीकात के लिए पहले भी सदर मुमलिकत और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खतूत लिखे, दोबारा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाएगा। इमरान खान गवर्नमेंट की तब्दीली को मुसलसल गैर मुल्की साजिश कह रही है और इसी बयानिए को लेकर आगे बढ़ रही है। इस मामले पर कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं। DGISPR की जानिब से कई बार वजाहत भी आ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ भी एक बार फिर उन्होंने ये वाज़ेह किया कि साबिक हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ पर डटी है कि गैर मुल्की साजिश हुई है। तहकीकात के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ओपन समाअत की जाए और हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल है हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि एक बार फिर बहस शुरू हो गई है बैरूनी साजिश के बयानिए पर, सियासी मामलात की बार बार तशरीह फ़ौज के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब ये कहते हैं। आपके ख्याल में जब मामले में इस तरह के सवालात उठने शुरू हो गए हैं, कितना ज़रूरी है कि इस मामले की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, मैं एक तो आज गुजारिश करूंगा, पहली बार मैं इस सारे मौजू पे आज बस जो नहीं कहना चाहता था वो कहने लगा हूं कि तहरीक इंसाफ अगर शेख रशीद साहब से जान छुड़ा ले तो मेरा ख्याल है बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। शेख रशीद साहब पहले फौज के तर्जुमान बन के सामने आते थे, अब वो ऐसी बातें करते हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर फिर बहरहाल आके फौज के तर्जुमान को वजाहत करनी पड़ी। तहरीक इंसाफ को इस मकाम तक लाने में हमारे शेख साहब का माशाल्लाह बहुत बड़ा जो है ना वो किरदार है। और जब आप हर बात में फौज को मुलव्वस करने की कोशिश करेंगे, जब आप हर बात में उनको घसीट कर लेकर आएंगे, तो लाजमी बात है कि वो कोई खाली PTI की फौज तो नहीं है ना, या वो खाली शेख रशीद साहब की फौज तो नहीं है, वो पाकिस्तान की फौज है, वो पाकिस्तान का एक इदारा है। यानी ये अजीबो गरीब कैफियत है कि जो एक कोई भी जमात, ये हमारी सियासी जमातों मजहबी जमातों का एक अलमिया है कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक करें तो जिंदाबाद है, अगर आपकी ख्वाहिशात के बरअक्स कोई काम कर दें तो जनाब बहुत बुरे हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि फौज का तर्जुमान आके वजाहत ना करे तो ये भी फिर फौज को रोज घसीटे ना, पकड़ के उनको रोज जो है वो मैदान में मत लेकर आए। कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, रोज आप उन पे तबसरे करते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये क्यों कहा, तो उसकी तरफ जाना चाहिए ना। आज असद उमर साहब को ये कहना चाहिए था कि इसका सबब जो बना है हम उसको रोकेंगे। वो सबब बने हैं शेख रशीद साहब। अब शेख साहब जो है वो उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ उन्होंने अपनी सियासत तो कर ली है, लेकिन अब वो इमरान खान की सियासत का उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। किसने कहा था कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, किसने कहा था लाशें गिरा दो, किसने कहा था खून बहा दो। ये PTI के लीडरों से ज्यादा ये शेख रशीद साहब के अक़वाल जरिए है।
जी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक दो उनके लीडरों ने कहा भी है कि हमारा शेख साहब के बयानात से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मुल्क की एक बड़ी जमात है। इमरान खान साहब मुल्क के सियासी एक बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें मेरा एक जुमला प्लीज, ये वो अपनी पॉलिसी, वो अपनी तरतीब जो है वो तय करें। वो जो ये रोज कोई ना कोई उनका नुमाइंदा बन के गुफ्तगू कर देता है, उससे वो अपने आप को बाहर निकाले। और अल्लाह का वास्ता है, सियासी जमातें फौज के साथ लड़ाई झगड़े की बजाय आपस में टेबल पे बैठ के मामला को हल करे। सही। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो सर। आपके ख्याल में ये जो एक बार फिर बयानिए बैरूनी साजिश के बयानिए की बात शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई, इस पर कितनी तहकीकात होनी चाहिए आप समझते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान, अपनी गवर्नमेंट की तब्दीली को बैरूनी साजिश कहते हैं। कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए, आपके नॉलेज में है, वाज़े तौर पर कहा गया कि बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। DGISPR भी इस बात की वजाहत कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि एक बार तहकीकात हो जाएं ताकि झूठ सच सब सामने आ जाए? ये किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि जो फॉरेन हुकूमतें हैं वो अपने फेवरेट्स रखती हैं हर मुल्क में, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके मंशूर या उनकी ख्वाहिशात के नज़दीक काम करती हैं उनको सपोर्ट करती हैं, खुफिया तरीके से भी, ऐलानिया तरीके से भी। और बाज़ दफ़ा वो जो इनकम्बेंट या बैठी हुई हुकूमतें होती हैं उनको सख्त मैसेज भी भेजती हैं, थ्रेट भी करती हैं। मुझे याद है ये सिलसिला जनरल वहीद को भी इस तरह का खत आया था, मेक नो मिस्टेक वगैरह वाला बड़ा मैं पढ़ के सुनाया था, उसकी बड़ी सख्त लैंग्वेज थी। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को यह ख्याल है कि 2 मरतबा सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा है कि जी ऐसी हमारी नज़र में कोई तहकीकात से बात सामने नहीं आई है, कोई बहुत आउट ऑफ द वे अमेरिका ने जाकर ये काम किया है, लेकिन अगर वो उससे सेटिस्फाई होते हैं तो मेरे ख्याल से एक तहकीकाती कमीशन बनाने में कोई हर्ज भी नहीं, ताकि एक दफ़ा फिर उसका फैसला हो जाए तो फिर उसके बाद इनको बोल दें जी इसके बाद टॉपिक क्लोज कर दीजिएगा, फिर दोबारा से मत उठाइएगा अगर जो भी उसका फैसला होता है तहकीकाती कमीशन का। सही। मोइनुद्दीन है साहब, एक और इशू भी है। असद उमर साहब कहते हैं कि DGISPR के लिए बार बार सियासी मामलात की तशरीह करना ज़रूरी नहीं है। आप समझते हैं इदारों और शख्सियात के ख़िलाफ़ जब झूठे प्रोपेगेंडे बनाए जाएँ या उन पर बात शुरू हो जाए तो क्या वजाहत नहीं होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर जब किसी पर उंगली उठती है, हरफ उठता है, तो क्लैरिफिकेशन तो करनी ज़रूरी होती है और रिकॉर्ड को स्टेट करना ज़रूरी होता है। तो बेहतर यही है, जिस तरह ISPR के DG साहब कह चुके हैं कई दफ़ा कि फ़ौज को सियासत में ना इन्वॉल्व किया जाए, ना कसीदे जाए, ना स्टेटमेंट दिए जाएँ, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर तरीका है अगर इसको फॉलो कर लिया जाए। लेकिन जब वो ऐसी कोई चीज़ कोई बयान देगा कंट्रोवर्शियल का जिसके ऊपर सवालिया निशान उठेंगे, तो फिर कौम जो है वो देखेगी कि इसकी क्या क्लैरिफिकेशन आती, तो फिर DGISPR को आना पड़ता है मजबूरन। अच्छा, उन्होंने एक मशवरा भी दिया है, आपके नॉलेज में है असद उमर साहब ने DGISPR को, कि सियासतदानों को सियासी मामलात में आपस में डील करने देना चाहिए। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब के जो सियासी बहरान है वो भी आपके सामने है। जब नेशनल असम्बली का बजट इजलास हुआ, अपोजिशन मौजूद नहीं थी, वो भी आपके सामने है। जिस तरह का इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है मुल्क, इस मौजूदा सूरत हाल में सियासतदान आपस में मिलकर इस तरह के मसाइल को हल करने की पोजीशन में हैं, आप समझते हैं? मेरे ख्याल से असद उमर साहब ने तो बयान दिया है, लेकिन उनकी पार्टी मेरे ख्याल में ज़्यादा डायलॉग में यकीन नहीं रखती। ना उन्होंने पार्लियामेंट में कोशिश की सबको साथ लेकर चलने की, और ख़ुसूसन अपनी इत्तेहादी जमातें अगर उनको साथ लेकर चलते तो साथ न छोड़ती, नो कॉन्फिडेंस की नौबत ना आती। और अब भी वो चार्टर ऑफ इकॉनमी पर, दूसरी चीज़ों पर, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हुकूमत ने कहा कि आइए मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हैं, लेकिन उन्हें कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस वक्त जो सामने नज़र आ रहा है वो तो ये है कि ये इन्हें कोई बिठाए तो बिठाए, ये खुद आपस में बैठने को अपनी जिम्मेदारी एज ए सियासतदान को कबूल करने पर तैयार नहीं। ना उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर या असम्बली के अंदर किया, ना बाहर किया। लेकिन बाकी जमातें जो हैं वो उन्होंने आपस में मिल के बैठ गई हैं। चाहे जो है PDM जो बनी है
वो बहरहाल साथ मिलकर बैठी हैं। अब इनको भी चाहिए कि उनसे मुज़ाकरात करें मेजर इश्यूज के ऊपर, चाहे इलेक्शन के बारे में हो, कब इलेक्शन कराया जाए, क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, नैब रहे न रहे, चेयरमैन कौन है, ये सारी बातें मुशावरत से तय हो सकती हैं। लेकिन कोई आके मुज़ाकरात तो करे, जब मुज़ाकरात की मेज पे आते नहीं है तो खाली मशवरा देने का क्या फ़ायदा है। सही। अच्छा, लास्ट कमेंट में चाहूँगी, इस पे कर दीजिएगा। तहकीकात के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उनका कहना है ओपन समात हो, हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ। आपको लगता है जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात के बाद इस मामले को मुकम्मल तौर पर क्लोज़ किया जा सकता है? यह करना चाहिए और इससे कमिटमेंट लेनी चाहिए कि ओपन जुडिशल कमीशन जो होगा, अगर बैठता है हुक्म समझते हो, कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो के ये क्लोज हो जाए, इलेक्शन इशू ना इसको बनाएं जबकि गैर जरूरी तौर पर। तो फिर उनको से कमिटमेंट लेनी चाहिए कि इनके जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा उसके बाद इस पॉइंट को दोबारा आप नहीं उठाएंगे, फिर और कोई फोरम तो रह नहीं गया। ठीक, थैंक यू सो मच टाइम के लिए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तहकीकात कितनी ज़रूरी है, यही सवाल रखेंगे, दीगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरूनी साजिश के बयानिए पर बहस और तहकीकात कितनी ज़रूरी, हम इस पर बात करें हैं। फैसल साहब, आपके ख्याल में तहकीकात कितनी ज़रूरी हैं, और अगर तहकीकात हो जाती हैं तो आपको लगता है कि बाद में इसमें कोई साजिश नज़र नहीं आती, जिस तरह पहले भी मामला सामने आए हैं, तो बाद में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बयानिए को ठप कर दिया जाएगा? नहीं, तहकीकात की तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप समझें कि पाकिस्तान की फ़ौज और तहरीक इंसाफ के जो ताल्लुकात इस वक्त हैं, अगर इसकी आप एक जुमले में तशरीह करें ना, तो वो ये है कि जिस पे एहसान करो, कहते हैं ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल उसकी अमली ये तस्वीर है, ये ताल्लुकात। ये पाकिस्तान की फ़ौज जो इस्टेब्लिशमेंट ही थी, जिसने इक़्तिदार का हुमा जो है ना वो अगवा करके इमरान खान के सर के ऊपर जो है ज़बरदस्ती ला के बिठा दिया था। आज इमरान खान साहब इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं ना, ये अपने मौसिन के खिलाफ ही कर रहे हैं। तो ये फ़ौज को सोचना चाहिए, फ़ौज को तो बाकायदा जो है ना एक चैप्टर रख देना चाहिए इमरान खान को अपने कोर्स में, कि आइंदा जो भी अफसरान आए ना उनके लिए कि इस दहनियत, इस नफ्सियात के लोगों से ना आपने जो है ना एहतियात करनी है, वरना ये इदारे के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में जितनी मुनज़्ज़म, भरपूर मुल्की और गैर मुल्की सतह पे पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने मुहिम चलाई है, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, और ऐसी भी कोई मिसाल नहीं मिलती उस पर जो फ़ौज का रवैया, कोई इस तरह की कैंपेन चलाता रहा है जो होता था वो इमरान खान के साथ हमें देखने में नहीं आता। तो लोग इस बात पर भी सवाल कर रहे हैं, अगर कोई इस तरह की बात फ़ौज के खिलाफ करता तो फ़ौज की उस तरह की जो है वो कार्रवाई तहरीक इंसाफ के हवाले से नहीं कर रही। जी आया साहब, अब ये तो मैं इत्तफाक करूँगा फैसल की बात से कि फ़ौज को ये देखना चाहिए कि जिन लोगों पे एहसान करते हैं वही सबसे ज़्यादा बोल रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पीटीआई इमरान खान के हवाले से नहीं है, और भी इस मुल्क में यही होता रहा है। और वो जो मैंडेट की बात है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस किस को किस किस वक्त मिला, वो मिलता रहा, उसको छोड़ दें। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि DGISPR को ये मशवरा किस अक्लमंद ने दिया था कि वो शेख रशीद साहब के उसका बातों का जवाब दें। शेख साहब की इन हवालों से बातों को तो सीरियस लेता ही नहीं है। वो 3500 दफ़ा पेशगोइयाँ करते हैं, 24 घंटे हैं मैं, 48 घंटे हैं मैं, ये 20 दिन में ये मामला हल हो जाएगा, कभी वो पूरी नहीं हुई। तो इसलिए सबसे पहले उनको ये भी गौर करना चाहिए कि जब भी वो वजाहत के लिए आते हैं उसके बाद वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता है, तनकीद फ़ौज पे शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक बयान जारी किया जा सकता था, बजाय इसके कि आप बाकायदा एक इंटरव्यू अरेंज करके आएँ और उसके बाद फिर आपको पता है तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। लोग बाज तो आने वाले हैं नहीं, और आप खुद मौका दे रहे हैं लोगों को। मेरा ख्याल ये है कि ये इनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं हमें सियासी मामलात में ना घसीटा जाए। तो जब आप आके वजाहत करते हैं फिर वो और ज़्यादा बात होती है। तो आइंदा अगर कोई इस तरह का मशवरा मिले तो मेरे ख्याल वो ना माने, तो ये फ़ौज के लिए भी बेहतर है, इस मुल्क के लिए भी। ठीक हो गया जी। रियाज साहब, आपसे मैं माजरत करूँगी, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।